नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सभी अच्छे से होंगे। सभी छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे। इस बार तो इतनी छुट्टियां हो गई जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब इंडो चाइना क्या है? इंडो चाइना को हम एक मैप के द्वारा समझते हैं। ये एक मैप है जिसमें ये पीले रंग का जो ये समुद्र के किनारे किनारे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वियतनाम। इधर ये साउथ चीन सागर है, ऊपर चीन है, यहाँ पर लाओस है और यहाँ कंबोडिया है। इंडो चाइना किसको बोलते हैं? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन तीनों को संयुक्त रूप से इंडो चाइना बोलते हैं। किस किस को? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 5 मई और 1789। 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति होने पर जो फ्रांस में तानाशाही शासन चल रहा था, उसके बाद फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र लगा और कुछ समय के बाद ही फ्रांस क्या हो गया? अपने आप को विकसित देश समझने लगा। फ्रांस को लगा क्रांति के बाद कि हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको हमें सबको सिखाना चाहिए। जैसे हम जीते हैं वैसे ही हम सबको हमें जीना सिखाना चाहिए, यानी कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है और दूसरे लोग जो है वो मूर्ख हैं। ऐसे भाव को लेकर ही और कुछ विस्तारवादी योजना को लेकर फ्रांसीसियों ने 1858 में, कौन से सन में? 1858 में वियतनाम में प्रवेश किया। फ्रांसीसियों ने कहाँ पर प्रवेश किया? वियतनाम में। अब वियतनाम में जब आए तो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया वियतनाम के अंदर, और बहुत जल्दी ही पूरे वियतनाम पर अपना कब्जा कर लिया। ये सब तथ्य फिर वियतनाम के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद लाओस, इस तरह से पूरी इंडो चाइना पर फ्रांस ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपना उपनिवेश इतना बढ़ा दिया कि अब वियतनाम और कंबोडिया और लाओस की अपनी कोई भी प्रभुसत्ता नहीं रही। तो इस अध्याय में हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी, उस राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, ये सब हम इसमें अध्याय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य देख लेते हैं एक बार, जो इस अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पहले उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर देखें, पहला है औपचारिक रूप से वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली, यानी कि 1858 में वियतनाम में पर फ्रांसीसियों का कब्जा होना शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। उन राष्ट्रवादी आंदोलनों के बाद 1945 तक जाते जाते 1945 में वियतनाम को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिली। औपचारिक रूप मतलब अब वो वियतनाम क्या है? स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता के जो दस्तावेज हैं जो फ्रांस ने उसको सौंप दिए हैं पूरी तरह से। अब जितनी भी औपचारिकताएं थी वो सब पूर्ण कर ली गई हैं। तो उसमें स्वतंत्रता मिलने में वियतनाम को क्या समय लग गया? 1945 में वह आज़ाद हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। अभी हमने इसकी बात की, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन 3 देशों से मिलकर इंडो चाइना बना। 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया।
और धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जो पूरा वियतनाम था उस पर क्या कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अब 1887, अभी हम बात क्या कर रहे थे 1858 की, लेकिन अब 1887 की बात कर रहे हैं। 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया। क्या हुआ, 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। अब जो फ्रांस और इंडो चाइना ये तीनों देश हैं, इन सबको मिलाकर एक इसका गठन किया गया। आगे क्या हुआ, 5वां पॉइंट, फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। जो फ्रांसीसी थे वो अपनी शिक्षा देकर, यानी कि शिक्षित करके लोगों को अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। उनको लगता था कि यदि ये हमारी सभ्यता में रंग गए तो फिर जैसा हम कहेंगे ये वैसा ही करेंगे और हमेशा के लिए फ्रांस का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। उसके बाद कुछ और घटनाएं घटी। 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। अब टोकिन फ्री स्कूल खोला गया, इसमें विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल की थी। इसमें क्या था, जो टोकिन फ्री स्कूल खोला गया, इसमें क्या, विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल की गई थी। अब इन सब का क्या मतलब था, इन सब का मतलब था पूरे वियतनाम को अपनी ही सभ्यता में रंगना। आगे देखते हैं। 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन। अब 1926 ईस्वी में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक आंदोलन हुआ। आंदोलन का क्या कारण था, वहाँ पर कुछ गर्ल्स थी जो वियतनाम की गर्ल्स थी, उनको एक कतार में बाहर अलग से बिठा दिया गया। इतना भेदभाव होता था, जैसे अगर इनको हमने छू लिया तो हम स्पर्श हो जाएंगे, जैसे छुआछूत की बीमारी हम बोल सकते हैं उसको। ऐसा ही उनके साथ भेदभाव होता था और उनको एक कतार में बैठा दिया गया अलग से, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन और उसका विवाद हुआ। विवाद का कारण कतार में बैठने के लिए कहना था, उनको अलग कतार में बैठने के लिए बोला तो वहाँ पर विवाद हो गया और आंदोलन हो गया। आगे देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है। 1903 हनोई कहाँ है, ये वियतनाम में है। हनोई में बयूबॉनिक प्लेग की महामारी फैल गई। चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई। अब 1903 में हनोई में भयानक प्लेग की बीमारी फैली। और प्लेग किससे फैलता है, चूहों से फैलता है। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उन्होंने चूहों को पकड़ने के लिए जो वियतनाम के लोग थे उनको लगा दिया और उनको बोला जो चूहे की पूंछ लाकर दिखाएगा उसको उतना धन दिया जाएगा। इससे लोगों ने क्या किया, जितने चूहे थे उनको पकड़ कर उनकी पूंछ काट कर वहाँ उसको दिखाने लगे। और इसमें ही उन्होंने क्या किया, अपना व्यवसाय बनाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्या किया, चूहों को पालना शुरू कर दिया और चूहों को पालकर उनकी पूंछ काट कर वहाँ पर उनको दिखाते और उससे पैसे कमाते। इस प्रकार से एक व्यवसाय बन गया प्लेग की बीमारी के कारण। आगे देखते हैं। आगे हुआ हाओ आंदोलन। जो हुआ हाओ आंदोलन ये 1939 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक हुइन फू सो थे। जो हुइन फू सो थे एक बड़े जादूगर थे और देशभक्त थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, देखते हैं। वह जादू टोना करते, वह गरीबों की मदद करते थे। फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया। इन्हें पागल कहकर बुलाया जाता था। अब जो हुआ हाओ आंदोलन है उसको इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला जो उसका संस्थापक था उसको फ्रांसीसी सरकार ने पागल घोषित कर दिया कि ये तो पागल है, ये क्योंकि वह जादू टोने करता था, जादूगर था।
उसको पागल घोषित कर दिया और पागल घोषित करने पर उसको पागल खाने में डाल दिया और उसको पागल कहकर बुलाने लगे। आगे देखते हैं 1854 ईस्वी। अब 1854 ईस्वी का क्या महत्व है इसमें? फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बाध्य कर दिया गया। उत्तर और दक्षिण वियतनाम दो अलग अलग राज्य बन गए। ठीक उसी तरह से जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत को भी दो भागों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत। जो उस समय के नेता थे उन सबको यह विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया, खासकर महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर से होगा, लेकिन बाद में वो भी इतने मजबूर हुए कि उन्होंने वह विभाजन स्वीकार कर लिया। ठीक उसी तरह की घटना 1854 ईस्वी में फ्रांस की पराजय के बाद हुई, जिसमें जिनेवा में एक शांति वार्ता हुई और उस शांति वार्ता में क्या हुआ, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम। दो वियतनाम अब बन गए थे। लेकिन आगे क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। इतिहास में कुछ घटनाक्रम फिर घटे। 1774। अब 1774 में क्या हुआ, में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें क्या हुआ, अमेरिका के साथ टकराव की समाप्ति। 1774 में पेरिस में एक शांति समझौता हुआ। उसमें क्या हुआ, जो अमेरिका के साथ फ्रांस का टकराव चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखते हैं 1975 ईस्वी में NLF द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा। 1975 में क्या हुआ, NLF द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा व वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। जो NLF था एक संगठन था, उसने क्या किया, जो वहाँ की फोर्स भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रपति है उसके महल पर कब्जा कर लिया। चूँकि ये सभी के सभी क्या थे, राष्ट्रवादी थे और वियतनाम को बांटना इनको स्वीकार नहीं हुआ। बंटवारे के बाद भी वियतनाम को एक मानते रहे और 1975 में ही उन्होंने क्या कर दिया, दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र बना दिया। अब फिर से दोबारा से वियतनाम एक राष्ट्र हो गया। क्या कभी भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं? क्या हमारा देश भी कभी अखंड हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जब वियतनाम एक हो सकता है तो भारत एक क्यों नहीं हो सकता। चलो खैर देखते हैं इतिहास में क्या घटनाक्रम घटेंगे। अभी तो हम इंडो चाइना पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली, इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम रटते रहते हैं और शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता। शब्दों का अर्थ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। औपनिवेशिक व्यवस्था, जो उपनिवेश है उसको समझते हैं, वो वास्तव में होता क्या है। बार बार आता है ये शब्द उपनिवेश। उपनिवेश हम कॉलोनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉलोनी। जैसे इसको समझने के लिए, कॉलोनी मतलब किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को हम उपनिवेश क्या कह सकते हैं, किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहाँ उस राज्य की जनता निवास करती है। किसी पूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य के लोगों के अन्य देश की सीमा में जाकर बसने के स्थान के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। क्या हुआ, यानी कि जब कोई एक देश दूसरे देश में जाकर अपनी कंपनी बना लेता है, अपना कॉलोनी बनाता है, अपना घर बना लेता है, वहाँ जाकर रहना शुरू कर देता है और वहाँ पर ही अपना बिजनेस करता है, वहाँ से आर्थिक जो है उस देश की अर्थ को भी लूटता है एक तरह से, तो उसको क्या कहते हैं हम? औपनिवेशिक कहते हैं। इसमें क्या दिया? उपनिवेश कहते हैं। यहाँ औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे
उसको क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक व्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में वह भारत में आ गई और भारत में आकर उसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है अपनी क्या बनाई? अपनी कोठी बनाई। इस तरह से धीरे धीरे उसने भारत में अपना उपनिवेश शुरू किया और बाद में क्या कर बन बैठा हुआ है? भारत का शासक बन बैठा। आगे देखते हैं। अब है समन्वयवाद। समन्वय मतलब समन्वय किसी के भेद जो हैं उनको मिला देना। इनके कोई दो व्यक्ति हैं, उनमें आपस में बहुत मनमुटाव है, लेकिन उनका मनमुटाव ख़त्म होना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। अब समन्वयवाद क्या है? यहाँ पर एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानता पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है। समन्वयवाद मतलब भले ही उनके आचार विचार अलग हों, भाषाएं अलग हों, लेकिन उनको एक साथ लाने का प्रयास जो किया जाता है, जब ले आते हैं उसको क्या बोलते हैं? समन्वयवाद बोलते हैं। अब यातना शिविर। अब यातना शिविर से तो नाम से ही ध्यान में आ जाता है जहाँ पर यातनाएं दी जाती हों ऐसा शिविर। एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है, वह उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? यातना शिविर बोलते हैं। गणतंत्र, बहुत लोगों को पता है गणतंत्र किसे कहते हैं। आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें आम जनता की सहभागीदारी हो और जो आम जनता जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो उस पर शासन करते हों, उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अर्थात जिस राज्य के राजा का चुनाव होता है उसको गणतंत्र कहते हैं। या राजा का चुनाव होता है और एक पूरी सभा उसके साथ काम करती है, यानी कि पूरा गण मतलब जिसमें 10 से 15 लोग हों, ऐसा एक तंत्र बनता है, उसको गणतंत्र कहते हैं, जो मिलकर शासन करता है। अब है आगे साम्यवाद। अब ये साम्यवाद क्या है इसको भी देख लेते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं? एक राजनीतिक आंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से सभी उत्पादन संसाधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समान अधिकार देना है। साम्यवाद मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जितने भी राज्य के उपक्रम हैं, उत्पादन तंत्र हैं, उन सब पर राज्य का अधिकार हो और राज्य उनको क्या करता हो? सभी पर बराबर, जिसको सभी को बराबर अधिकार देना चाहता है, यानी कि सभी को समान रूप से बांटना चाहता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? साम्यवाद। अब आगे देखते हैं नापाम। नाम ही अजीब है, शब्द भी अजीब होगा। नापाम अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसे किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उसमें चिपक जाता है, वह जलता रहता है। ये तो बड़ा भयानक है नापाम। ये किसने विकसित किया? अमेरिका में। एक ऑर्गेनिक रसायन, ऐसा रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह पर चिपक जाता है और धीरे धीरे जलने लगता है, फिर जलता ही रहता है। सोचो कितना भयानक होगा। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके जो इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ है, जो बुक के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, वो इससे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में यदि हम उसको करने लगे तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, बोर हो जाते हो। और जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक तो विषय समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आप तब तक ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसमें कुछ शब्दावली है, उसको अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझको कमेंट कीजिए या कॉल करके बता दीजिए। मेरा नंबर है, मैंने अपना नंबर बताया भी था पहले,
96 39 62 64 88। ये मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल भी कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई चीज़ आपको लगता है आप उससे सहमत ना हो तो आप मुझे कॉल करके बता दें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।